वेलकम बैक नाजरीन। अगर मौजूद हैं आफाक अहमद साहब। आफाक भाई, अब थोड़ा सिंध के पॉलिटिकल सिनारियो पे हम बात करते हैं। सिंध में बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, कॉम्परस भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग की भी कहीं ना कहीं कोई एक आधी सीट हमें नज़र आती है, और अब इमरान खान भी इमर्ज हो रहे हैं। तो अगर आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चांस मिलता है तो फिर आप किसके साथ अपना नज़रिया शेयर करने की जो है वो ज़रूरत महसूस करेंगे, या किसके साथ बैठना पसंद करेंगे आप? उस किसी भी ऐसी क़ुव्वत के साथ जो सिंध के साथ सिंसियर हो और मुल्क के साथ सिंसियर हो। और फ़िलहाल मुझे पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त किरदार रहा है वो पीपल्स पार्टी ने सिंध को भी सर्व नहीं किया, सिंध को भी डिलीवर नहीं किया। तो अगर कोई तब्दीली आती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ही होगी कि हम उनके साथ अगर कहीं हम सीटों पर एडजस्टमेंट कर सके, अगर हम हुकूमत बनते वक्त किसी की मदद कर सके तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ज़ाहिर है कि सिंध की बुनियादी जमात तो सिंध की ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ही है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का रवैया यही रहा तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा कि मुस्लिम लीग नून, जिसने अब तक पंजाब में कम अज़ कम ये साबित किया कि वहाँ करप्शन बनिस्बत दूसरी जगह के कम है, तो ज़ाहिर है वो उनके साथ आप चलेंगे। अच्छा, कौम परस्तों के हवाले से आपका क्या ख्याल है? कौम परस्तों को आप कैसे देख रहे हैं? सिंध के कौम परस्त जो है, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ही कौम परस्त जमात बड़ी है। मैं दूसरी तंजीमों की बात कर रहा हूँ, जैसे जीएस सिंध है, वो तो खैर पार्लियामानी पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं करते, लेकिन तरक्की पसंद कादिर मक्सी ग्रुप है, पलीचो ग्रुप है, तो उनमें से फिर देखिए, जो जहाँ उनका असर है वहाँ हमारा असर नहीं है, जहाँ हमारा असर होगा है वहाँ उनका असर नहीं है, तो कोई इलेक्शन अलायंस की चांसेस तो नहीं है। लेकिन मैंने जिस तरह हमारी बात बीच में मुनक़ता हो गई थी, मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि सिंध में जाऊंगा, लेकिन सिंध के लोगों को ये कन्विंस करने के लिए कि हमें और आपको यहाँ रहना है और हम यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदे हैं। सही। हम अब तक पीपल्स पार्टी का जो एक बड़ा अच्छा स्लोगन रहा रिकन्सिलिएशन, तो वो रिकन्सिलिएशन उन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए की, रिकन्सिलिएशन मुल्क के मफाद में नहीं की। हम रिकन्साइल करना चाहते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स को महाजिर और सिंधी, ताकि हम सिंध के लिए कोई मुश्तरका जद्दोजहद कर सकें और सिंध के मुस्तकबिल को हम महफूज और बेहतर बना सकें। फिर आपने मुझसे पूछा था कि कौमी सियासत, तो देखिए हम कौमी सियासत नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई कौमी मामला होता है, कोई मुल्की सलामती का मामला होता है, कोई मुल्की इस्तेहकाम का मामला होता है, तो इनफरादी हैसियत में ना आप उससे दूर रह सकते हैं ना मैं दूर रह सकता हूँ। तो एक कौम की हैसियत से, एक सियासी जमात की हैसियत से उस कौमी मामले के ऊपर मैं अपने आप को तनहा नहीं रख सकता, वहाँ ज़ाहिर है हमारा किरदार होगा। अच्छा, आपने कहा कि आप कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, तो अगर अल्ताफ़ हुसैन आपसे मुलाकात करना चाहें, आपसे बात करना चाहें, आपको फिर गले लगाना चाहें, तो फिर क्या ये? मैं उनको पैगाम दे चुका हूँ। मेरे इख्तिलाफात हैं सियासी, ना मैंने उनसे उधार लेके खा लिया है ना उन्होंने मुझसे उधार लेके खा लिया है। हमारे कोई ज़ाती इख्तिलाफात नहीं हैं, मेरी कोई उनसे ज़ाती रंजिशें नहीं हैं। सियासी इख्तिलाफ है और वो यही है कि मुल्क के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश का हिस्सा मैं बनना नहीं चाहता और अपनी कौम को भी नहीं बनने दूंगा। हमारे बारे में एक इम्प्रेशन ये ज़रूर जा सकता है कि जनाब हमने कभी जनूबी सिंध सूबे की बात की थी, और वो मैंने वजाहत की कि जब तक हम दोस्तों को मुतमईन नहीं करेंगे हम अगला कदम नहीं उठाएंगे, ताकि सिंध में ये तासुर ना जाए कि हम सिंध को तकसीम करना चाहते हैं। लेकिन अल्ताफ़ तो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश में मुलविस है, तो अगर खुदा न खास्ता वो सिंध को अलग करता है, कराची सिंध के शहरी इलाकों को अलग करता है, तो वो ज़्यादा नुकसान है। तो मैं अपनी कौम को उसका हिस्सा नहीं बनने दूंगा। मैंने ये उनसे कहा जब लोगों ने मुझसे रब्ते किए, अल्ताफ़ के लोगों ने, कि अल्ताफ़ साहब अपना बरतानवी पासपोर्ट सरेंडर करें, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान आ जाएं, मैं उनका हर तरीके से साथ देने को तैयार हूँ। मैंने ना ज़माने की बात की है और ना मैंने कभी उनको रीजॉइन करने की बात की। मैंने कहा कि आए वो, मैं उनको वेलकम करूँगा, मैं उनको रिसीव करने एयरपोर्ट जाऊँगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आ जाएँ, बरतानवी पासपोर्ट सरेंडर करें। अच्छा, उसके साथ साथ अभी हमने देखा कि कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए, अब वो दोबारा आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, तो उनसे आपने पूछा कि वो क्यों छोड़ के चले गए थे और अब क्यों आ रहे हैं, किस मसलियत के बिना पे आ रहे हैं? ज़ाहिर गैर रस्मी गुफ्तगू तो हुई कि भाई क्या मसाइल थे, क्या परेशानियाँ थीं, तो उन्होंने ये कहा कि हमें, क्योंकि वो हुकूमत में शामिल थे, तो हुकूमत के जो इदारे हैं उनके ज़रिए धमकाया गया कि अगर आप आफाक से अलगी इख्तियार नहीं करेंगे तो रहाई मुमकिन नहीं है। जिस ज़माने में हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था ना, तो जेल में जगह नहीं थी, सिर्फ रिश्तेदारी या ताल्लुक़ की वजह से सिर्फ गिरफ़्तार किए गए, उन पर कोई मुकदमात नहीं थे। एमपीओ में नज़रबंद नहीं किया जाता अगर मुकदमात होते। सैकड़ों अफराद एमपीओ में बंद किए गए, एमपीओ ख़त्म हुआ तो 11E के अंदर बंद कर दिए गए।
जिनके मुकदमात में अदालत ने बरी किया उनको नए मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया, और उनको ये मैसेज दिया गया कि जब तक आफाक को तुम नहीं छोड़ोगे, मुत्तहदा को ज्वाइन नहीं करोगे, तुम्हारी रहाई मुमकिन नहीं है। तो देखिए, मैंने ठीक है बहुत सब्र से काम लिया, मैंने तहम्मुल का मुजाहरा किया, मैंने बर्दाश्त की। हर आदमी इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उनके पीछे उनकी फैमिलियाँ थीं, उनके पीछे उनके बीवी बच्चे थे जो परेशान थे। उन्होंने इन हालात से तंग आकर, और उनको कहा गया कि आफाक को छोड़ के मुत्तहदा को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें रहाई मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों ने रहाई की खातिर ये इक़दाम किए, लेकिन वो आज भी नज़रियाती तौर पर महाजिर कौमी मूवमेंट से वाबस्ता थे, हैं, और अल्ताफ़ से नफ़रत करते थे और करते हैं। उन्होंने वापस जब उन्हें मौका मिला कि हाँ ठीक है अब तब्दीली है, तो वो आ गए और आएंगे। सही। अच्छा आफाक भाई, ये भी बताएं कि जब 2002 के इलेक्शन के बाद यकीनन आपको 2004 में जेल जाना पड़ा, और आपकी पार्टी के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ मुशर्रफ के दौर में, अब जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ जो है वो सुनने में आ रहा है कि शायद इसी महीने की आखिरी तारीखों में पाकिस्तान आ जाएं, तो आपकी पार्टी क्या उनके ख़िलाफ़ किसी लिटिगेशन में जाएगी कि आपके ख़िलाफ़ जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हुई? नहीं, देखिए मतलब आप इसलिए भी जाना मुनासिब नहीं है कि उन्होंने सदर की हैसियत से ये तमाम इक़दाम किए और अहकाम दिए, और जो आज भी जरदारी साहब को इम्यूनिटी हासिल है वो कल ज़ाहिर है मुशर्रफ साहब को हासिल थी। तो उन मुकदमात में आप अदालत जाएंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने ज़ाती हैसियत में तो कोई इक़दाम मेरे ख़िलाफ़ या मेरी पार्टी के ख़िलाफ़ किया नहीं। उन्होंने जो भी अहकाम दिए सदर की हैसियत से दिए, और सदर की हैसियत से उनके ऑफिस को होल्ड करते हुए उन्होंने जो इक़दाम किए, आप उन्हें अदालत में फिर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। अगर वो दोबारा कहीं इलेक्ट हो जाते हैं फिर वो अपने मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ ना कि अब हम कोशिश ये कर सकते हैं और करनी चाहिए हम सबको, और मेरा मानना ये है कि पूरे मुल्क में अगर किसी एक शख्स को भी आप कानून से मुबर्रा, कानून से बालातर बना देंगे तो वो एक शख्स मुल्क को तबाह करने के लिए काफ़ी है। ये जो इम्यूनिटी दी हुई है इसको ख़त्म होना चाहिए। ये तमाम सियासी जमातें इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हों और इस पर वर्किंग करें कि आइंदा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का मौका मिलता है तो इस इम्यूनिटी को ख़त्म होना चाहिए। इसलिए कि ये आपने इनको जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी हुई है कि जनाब वो ऑफिस जब तक होल्ड कर रहे हैं उनके किसी इक़दाम को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये मुल्क के लिए तबाहकुन है। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमें मुशर्रफ साहब से रिवेंज लेने की ज़रूरत क्या है? सही। कराची इस वक्त बारूद के ऊपर बैठा हुआ है, और आपने एक दो जगह ये भी कहा कि आपको ख़तरा है कि शायद कराची में फिर से दंगे फसाद हो जाएं, हालात ख़राब हो जाएं, कत्ल व गारतगिरी शुरू हो जाए। ऐसा बयान देने की क्या ज़रूरत थी? असल में तमाम लोग इस बात को जानते हैं। बहुत बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने, मिसाल के तौर पर वज़ीर दाखिला रहे आपके जनरल मोइन हैदर, उन्होंने कहा कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में कराची में असलहा मौजूद है। जब सो मोटो एक्शन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया, वहाँ पुलिस ने यही अपनी रिपोर्ट सबमिट की। तमाम सियासी जमातें जो फ़रीक बनी उन्होंने जाकर भी यही बयान दिए, और ये शवाहिद मौजूद हैं कि कराची में बेइंतहा असलहा है। अच्छा, क्योंकि मैं इस हकीकत को जानता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन मुख्तलिफ़ ममालिक की एजेंसियों से उनके रवाबित हैं और वो छोटे छोटे ठेकों पर काम करते हैं। बिल्कुल, आप तमाम के तमाम शवाहिद आपके सामने हैं, कोई कागज़ी सबूत की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मुंबई के अंदर कोई वाक़या हुआ जिसमें अजमल कसाब पकड़ा गया। इंडिया में कोई भी दहशत गर्दी हो, इंडिया आंख बंद करके पाकिस्तान की ISI को मोरिद इल्ज़ाम ठहराता है, और ऐसा होता है, हुआ है, और उसका फिर रिएक्शन आता है। माजी में रा के लोग खुद आके दहशत गर्दी किया करते थे। हमें मालूम है इस्लामपुरा का वाक़या हुआ और बहुत सारी जगह दहशत गर्दियाँ हुई वहाँ की किसी दहशत गर्दी के अगेंस्ट। ये भी हमें मालूम है कि माजी में यहाँ सिंध में अलहदगी पसंद तंजीमों की राह ने मदद की, और इल्ज़ाम ये लगाया कि क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ सिखों की तंजीम की मदद कर रही है इसलिए रिएक्शन में ऐसा हुआ। तो यहाँ पर ये सिलसिला रहा है। लेकिन अब रा को अगर कोई रिएक्शन देना होता है, कोई जवाब देना होता है, तो उन्हें रा के लोगों को भेजने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अल्ताफ़ से वो ठेके पर छोटे छोटे काम करवा सकते हैं। आपके सामने है कि बम्बई में कोई अटैक हुआ, दहशत गर्दी हुई, उसके फ़ौरन जवाब में बम्बई भी इकनॉमिकल हब है उनका, कराची इकनॉमिकल हब है, वहाँ पर भी ज़ाहिर है उनकी इक़्तिसादियत को नुकसान पहुँचा। यहाँ जवाब में मुहर्रम के जो प्रोसेशन था उसमें बम ब्लास्ट हुआ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो दहशतगर्द गिरफ़्तार हुए हैं उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया कि हमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की लीडरशिप ने पहले ही बता दिया था कि इस तरह प्रोसेशन में कोई दहशतगर्दी होगी, बम ब्लास्ट होगा, उसके फ़ौरन बाद आपने जोड़िया बाज़ार को लूटना है और जला देना है। वो आपका पूरी कराची को सप्लाई करने वाला बाज़ार है जो पूरी कराची को चीज़ें सप्लाई करता है। अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ और कीमती जानें अलग ज़ाय हुई। वो दहशतगर्दी ज़ाहिर है कि अगर
उसमें मुत्तहदा मुलविस नहीं थी, तो वो अपने दहशतगर्दों को एडवांस में प्लांट नहीं करती जोड़िया बाज़ार पे, और उनको पहले से ये पता ना होता कि साहब इस पोजीशन के अंदर धमाका होगा। तो ये सारे अच्छा, मिर्ज़ा साहब ने एक जिहाद बुलंद किया हुआ है अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, और वो लंदन भी गए हुए हैं, तो आपने भी कुछ मामलत की है इस सिलसिले में जो आपके पास? जो मेरे पास शवाहिद थे मैंने डॉक्टर साहब को दिए हैं, और डॉक्टर साहब के बारे में मैं, ज़ाहिर है मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं वजाहत भी करूं कि देखिए ये तासुर गलत है कि वो अल्ताफ़ के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं। उन्होंने बरमला ये कहा है कि मैं कराची में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जहाद करूँ, लेकिन वो नाम तो अल्ताफ़ हुसैन का लेते हैं ना? नहीं, अल्ताफ़ हुसैन क्योंकि उस माफिया के जो दहशतगर्दी कर रही गॉडफादर हैं, इसलिए ज़ाहिर है कि उनका नाम उन्होंने लिया। लेकिन उन्होंने ये बात बार बार दोहराई कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मैं कराची की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जहाद कर रहा हूँ, कराची में होने वाली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। क्या मंजूर वसान से भी इतने अच्छे ताल्लुकात हैं जितने मिर्ज़ा साहब के साथ थे? डेफिनेटली नहीं है, इसलिए कि मंजूर वसान साहब हुकूमत का हिस्सा हैं और वो अल्ताफ़ को नाराज़ नहीं कर सकते। उनका तो एक बयान ही उनके लिए बहुत मुश्किलात उनके लिए पैदा कर दी कि उन्होंने ये कहा कि आफाक अहमद को दोबारा मैं अपने इत्तेहादियों की फरमाइश पर नज़रबंद नहीं करूँगा, उस पर ही उनको बहुत सवालात का सामना करना पड़ा। तो ज़ाहिर है कि वो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो बहुत डिफेंसिव हैं, वो तमाम हकीकतें जानने के बावजूद अल्ताफ़ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और मैं कहता हूँ कि आदमी को बहादुर होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, उसको ये कहना चाहिए कौन दहशतगर्द है और कौन इस कराची में पीस का खा है। अच्छा, एक सहाफ़ी हैं सलीम साफ़ी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें कहा गया कि जी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा आफाक अहमद के साथ जो मुलाकातें कर रहे हैं और ANP की क़यादत के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है कराची में कत्ल व गारत गिरी की। उसकी थोड़ी वजाहत कर दें कि मिर्ज़ा साहब के साथ जो मुलाकातें होती थी, क्या बात उसमें डिस्कशन में आती थी? देखिए, हमारी मुलाकातें जो भी हुई हैं उसमें हमने कराची के अमन के अलावा कोई और बात नहीं की। हमें मालूम है कि मिर्ज़ा साहब पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो, उनके नज़रियात और हमारे नज़रियात, सियासी नज़रियात अलग अलग हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एक नुक्ते पर तो बहुत सारे लोग जमा हो सकते हैं, तो सिर्फ एक नुक्ते पर बात हुई कि कराची को डीवेपनाइज होना चाहिए, कराची को पीसफुल होना चाहिए, इसलिए कि कराची सिंध का हिस्सा है, कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, और ज़ाहिर है सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला चाहे वो सिंधी हो या महाजिर हो, वो सिंध के हर हिस्से को पुरअमन बनाना चाहता है। इसके अलावा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से आप क्या कहेंगे? डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के जो अब तक शवाहिद सामने आए हैं और जिस तरह अल्ताफ़ साहब ने अपने आप को डिफेंसिव शो किया है, उससे ज़ाहिर है इन क़यास आराइयों को तक़वियत मिलती है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इसमें मुलविस है और मुत्तहदा कौमी। चलें, ये तो वो बातें होंगी ना जो कि एक मेरे पास शवाहिद नहीं है, लेकिन जो दो अफराद श्रीलंका से गलत नाम पर पाकिस्तान आ रहे थे और स्कॉटलैंड यार्ड की निशानदेही पर उनको गिरफ़्तार किया गया, वो इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मुलविस है। वो रहमान मलिक मना करते रहे कि हमने कोई आदमी गिरफ़्तार नहीं किया, तो मैंने कहा था कि रहमान मलिक झूठ नहीं बोल रहा, रहमान मलिक सच बोल रहा है, इसलिए कि रहमान मलिक के हाथ में नहीं है। रहमान मलिक वज़ारत दाखिला को संभाल रहे हैं और ISI उनके कंट्रोल में नहीं है। वो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर को जवाब दे। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक डिनाई नहीं किया है कि हमने 2 आदमी गिरफ्तार किए। आफाक भाई, आपकी रिहाई को ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, लेकिन कोई बहुत बड़ा जलसा आपकी तरफ से होता हुआ नज़र नहीं आया, क्या उसके रीज़न है? जलसे जुलूस इंशाअल्लाह ताला होंगे, वक्त पर होंगे। मेरा पहला काम तो ज़ाहिर तंजीम नौ था, उसमें मैं मसरूफ़ रहा, सियासी मुलाकातें भी हम कर रहे हैं, और क्योंकि मैं तसादुम की पॉलिसी से गुरेज कर रहा हूँ, मुस्तकिल और हद दर्जा। लेकिन आपके बयानात थोड़े से ऐसे आ जाते हैं जैसे सिविल वॉर के हवाले से आपने कह दिया, या अल्ताफ़ हुसैन मैंने सिविल वॉर हमारी वजह से मैंने नहीं कहा कि हमारी वजह से। एक तासुर ये आ रहा था ना कि आफाक अहमद रिहा हो गए तो शायद हो सकता है आपके ऊपर हमला हो, या आप जब जो पार्टी बनाएंगे तो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ हो। से जब वसीम साहब जेल तशरीफ़ लाए थे MPO के मामले पर, हाई कोर्ट ने उनको हुक्म दिया कि उन्होंने क्योंकि दरख्वास्त की थी कि ये जो MPO का मामला है ये होम डिपार्टमेंट हल कर लेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप पे छोड़ा तो आप तो 90 दिन में भी हल नहीं करेंगे, तो आपको 3 वर्किंग डेज़ हम देते हैं, आप बैठ के इसको हल कर लीजिए। तो वो ज़ाहिर है कि पर्सनल हियरिंग के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि आपकी राय के बाद आप गारंटी दीजिए कि कराची में अमन अमान कायम रहेगा। मैंने कहा मैं क्यों दूँ और मैं कैसे दे सकता हूँ? इसलिए कि आपके पास तमाम इख्तियारात हैं, तमाम इदारे आपके मातहत काम कर रहे हैं, पुलिस आपके मातहत काम कर रही है, रेंजर्स आपके मातहत काम कर रही है। आप पाकिस्तान की आवाम को गारंटी नहीं दे सकते अमन व अमान की, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि आफाक अहमद न कभी पहले गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहा, ना अब रहेगा, लेकिन मैं पूरे शहर की गारंटी नहीं दे सकता। तो देखिए, हमने साबित किया कि हम 1.5 महीने से एक तरीके से कूफा में बैठे हुए हैं और हम
अपनी सियासी सरगर्मियाँ दूसरे इलाकों में शुरू नहीं कर सके, लेकिन हमने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। हम दूसरों की ताकत के इस्तेमाल पर भी हुकूमत से शिकायत करते रहे। हमने हुकूमत से कहा है कि भाई आपने अदलिया को ये कहा था, अदलिया को यकीन दिलाया था कि हमारी ज़िम्मेदारी ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। आपने ये कमिट सबमिट किए हैं कि महाजिर कौमी मूवमेंट बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनकी एक्सेस न सिर्फ सिंध के किसी भी इलाके में बल्कि पाकिस्तान में कहीं पर भी डिस्प्यूटेड नहीं है। तो आज तो हम बैठे हुए हैं। आपने ये कहा कि कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है, ये आपने सुप्रीम कोर्ट में भी कमिट सबमिट किए गवर्नमेंट ने और सिंध हाई कोर्ट में भी हमारी पिटीशन पर, लेकिन आज तो नो गो एरिया बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अदलिया के सामने भी रखी हैं और हुकूमत से भी कहा है। हमें हुकूमत के रिस्पांस का इंतज़ार है। हुकूमत हमें अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती, हम फिर अदलिया के पास जाएंगे। इसमें वक्त लग सकता है। हमारी सरगर्मियाँ जो अभी नज़र नहीं आ रही, उसकी वजह तसादुम से गुरेज है, लेकिन अदलिया और हुकूमत को आज नहीं कल को इक़दाम करना है। और हम अदलिया और हुकूमत के किसी भी इक़दाम के बाद जब हमें लगेगा कि हम तसादुम से बच सकते हैं और इलाके में कोई अमन अमान का मसला पैदा नहीं होगा, तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम जाएंगे, जलसे भी होंगे और सियासी सरगर्मियाँ और तमाम ऑफिस भी खुलेंगे। ठीक है आफाक भाई, ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम टाइम में हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक जो आफाक अहमद सां कुछ वधीक ॻाल्हियूं, हिकिड़ी ब्रेक खां पोइ।